हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो लिमिटेड के चार्ट में एक बड़े ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस एनालिसिस की हेल्प से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ब्रेकआउट आता है तो यह स्टॉक हमें कितनी मूव दे सकता है। पहले चार्ट पे चल के इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर फंडामेंटल को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। यह रहा विप्रो लिमिटेड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का, और यहां अगर आप देखेंगे एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो ये काफी समय से ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहा। एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, काफी तेजी से अपसाइड जा रहा था, बट अचानक से इसने इसको ब्रेक कर दिया और फिर कंटिन्यूअस ये डाउन ट्रेंड में चला आया। और डाउन ट्रेंड में भी अभी आप देखेंगे तो यह लास्ट मार्च से, और अभी आप दिसंबर चल रहा है, तो अभी लास्ट मार्च से दिसंबर तक इवन 10 मंथ में इसने एक साइडवेज मूव दिया। एक साइडवेज चैनल में यह स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं सो दैट कि ज्यादा समझ में आए। अभी आप देखेंगे तो यह लास्ट मार्च से कंटिन्यूअस साइडवेज ट्रेड कर रहा है। अपर प्राइस रिजेक्शन, लोअर प्राइस सपोर्ट, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है। यहां से बार बार डिमांड आ रही है। जितनी बार भी रिजेक्शन लिया इस प्राइस पॉइंट से डिमांड आ जा रही है, यहां से डिमांड आ जा रही है इस स्टॉक में। और अपर प्राइस रिजेक्शन आप देख ही सकते हैं, 1 2 3 4, चौथी बार फिर से इसने अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया। अब जनरली होता क्या है कि बार बार अपर प्राइस रिजेक्शन, लोअर प्राइस सपोर्ट, बार बार अपर प्राइस रिजेक्शन, लोअर प्राइस सपोर्ट। तो ऐसे में एक जो नॉर्मल रिटेलर होता है वो क्या करता है, उसको लगता है कि यहां से फिर से एक बड़ी गिरावट आएगी, तो ये शॉर्ट करके यहाँ पे पोजीशन बैठ जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन साइड में इस चैनल पे सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा डिमांड जोन है। बट आप देखिए ये अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, कंटिन्यूअस 3 दिन से ये डाउन ट्रेंड में है। 1 2 3, 3 दिन से ये डाउन ट्रेंड में है अपर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद। और इसका पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज को मान लीजिए इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में, तो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ गया आपका 200 मूविंग एवरेज, और 200 को ब्रेक करेगा तब कहीं जाके यह सपोर्ट लेगा फाइनली अपने डिमांड जोन पे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए हैवी क्वांटिटी से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद यहीं से प्राइस एक्शन यू टर्न ले गया, यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके काफी तेजी से ऊपर निकल गया, तो यहां पे रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं। मान लीजिए यहां से नहीं हुआ, 200 से हो गया, तो यहां पे भी रिटेलर ट्रैप हो सकते हैं। हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि ये नीचे आ रहा है, हमें भी पता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर यह कंफर्मेशन नहीं है कि कहां से यू टर्न ले ले, कहां से यू टर्न ले ले। तो बढ़िया यह है कि इस मूव में हम ना पार्टिसिपेट करके हम वेट करें कि ये लोअर चैनल पे आ जाए। जैसे ही लोअर चैनल पे आता है तो फिर अप साइड की मूव हमारे लिए क्लियर होगी। रीजन बिहाइंड कि इसके नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है इस स्टॉक में। लास्ट 10 मंथ से ये स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर रहा है, आप देख सकते हैं चार्ट में। लास्ट 10 मंथ क्या, इसके पहले भी अगर आप जाएंगे तो इस लेवल को इसने बखूबी होल्ड किया है। यहां भी आप देखेंगे तो इस लेवल को इसने काफी अच्छे से होल्ड किया है और अभी भी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एज अ रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू हमें नहीं लगता कि यह शॉर्ट करने की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं यह नहीं कहता कि यहां से डाउन साइड में नीचे नहीं आ सकता यहां से, बट यह अपॉर्चुनिटी नहीं है, यह ट्रैप हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सोच रहा है कि यहां से शॉर्ट कर दें और अच्छे पैसे बच जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। इसमें हम किस तरह की पोजीशन कैरी कर सकते हैं, अगर हमें यहां पर पोजीशन कैरी करनी हो तो हमें वेट करना चाहिए। जैसे ही यह अपने लोअर चैनल पे आता है, यहां पे सपोर्ट ले लेता है, मान लीजिए किसी भी तरीके से आया, यहाँ पे किसी भी कंडीशन में यहाँ पे आया, सपोर्ट ले लिया, फिर सपोर्ट लेके अप साइड को मूव कर रहा है, तो फिर यहाँ पे हम हैवी क्वांटिटी के साथ अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अभी नहीं, अभी सिर्फ एक ट्रैप है। आ भी सकता है लेकिन चांसेस उसके बहुत कम है डाउन साइड में। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कि ये यहीं से घूम गया और इस चैनल को ब्रेक कर दिया अप साइड में। तो अप साइड में जब इस चैनल को ब्रेक कर दिया तो यहां से भी एक हायर अप साइड हम देख सकते हैं। पहले क्या करेगा, स्टॉक ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा अप साइड जाएगा और फिर अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आएगा, क्योंकि यहां पे आपको आरएसआई ओवरसोल्ड दिखाएगा। आरएसआई एडजस्ट होने के बाद यहां जाएगा ऊपर, आरएसआई ओवरसोल्ड दिखाएगा और ये अपने वापस से लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, और यहां से जब निकलेगा तो फिर हमें बड़ी मूव इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। वही 25% वाला फॉर्मूला यूज होगा, 25 + 25 + 50। अब जैसे मान लीजिए कि अप साइड में इसने ब्रेक कर दिया, इसने आया यहां से अप साइड में, इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया जो कि काफी टाइम से ब्रेक नहीं कर पाया। अब ब्रेक कर दिया तो एज अ एग्रेसिव ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ पे 100% क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दी, ट्रैप हो गए। अभी मान लीजिए कि यहाँ से अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया और इस चैनल को ब्रेक करके नीचे चला गया, तो यहाँ पे तो आपने एसएल दे दिया ना, फिर तो आप चले गए, फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। करना क्या है कि यहाँ पे आया, ब्रेक किया, 25%, ठीक है, क्वांटिटी लगा दी, सीधा निकल गया, तो 25% के साथ हमें करीबन 20% की मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर डायरेक्ट निकल गया, जिसके की चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर वापस से आता है, इस लेवल को रीटेस्ट करता है या थोड़ा सा नीचे भी चला जाता है और फिर वापस से आके इस चैनल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर से 25% की क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी है। और जैसे ही अपने टॉप को ब्रेक करता है तो
10% और ऐड कर दीजिए और टोटल क्वांटिटी अपनी हेज हो जाएगी। हर एक प्राइस पॉइंट पे अपनी एंट्री होगी और यहाँ पे अपनी पोजीशन हेज हो जाएगी। और अप साइड मूव की बात करें तो इसे भी मैं स्केल कर लेता हूँ। कहाँ गई स्केल? हाँ, यहाँ से अगर अप साइड देखा जाए तो इस स्टॉक में अप साइड निकल के आ रहा है 18.76%। इतना तो आएगा ही आएगा कम से कम, और इसके बाद अप साइड जाएगा उसकी एनालिसिस हम अलग से करेंगे। फिलहाल इतनी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही आपने अपर चैनल को ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो आज इस चार्ट की एनालिसिस करने का सीधा से यही मतलब है कि ये जो डाउन साइड जा रहा है तो यहाँ पे भर भर के पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि नहीं हमें करनी ही है ट्रेड, तो हमें यहाँ मिनिमम क्वांटिटी के साथ डाउन साइड की पोजीशन को कैरी करना चाहिए। मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट जिनको करना है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी के साथ। अब चलिए इस स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। विप्रो का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 266 के पास, और लास्ट ईयर से अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसने डाउन ट्रेंड में ही रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही है लास्ट ईयर में। और अभी अगर इसको हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें कि 3 मंथ में इसने कैसा परफॉर्म किया, तो 3 मंथ में इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, चेंज नजर आ रहा है, ट्रेंड चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस ये स्टॉक शॉर्ट टाइम में अप ट्रेंड में रहा है। और ओवरऑल इस स्टॉक के स्कोर की बात की जाए तो 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर किया है इसने। अर्निंग में 10 की रेटिंग मिली हुई है, फंडामेंटल में 8 की, रिलेटिव वैल्यूएशन में 6 की, रिस्क ना के बराबर है इस स्टॉक में। 10 आउट ऑफ 10 इसने स्कोर किया है रिस्क में। और वहीं प्राइस मूवमेंट आप देखेंगे तो 6 की रेटिंग मिली हुई है यहाँ पे। अर्निंग अच्छी है, फंडामेंटल भी सही है, फिर भी प्राइस मूवमेंट में 6 की रेटिंग मिली हुई है इस स्टॉक में। तो कहने का मतलब यह एक अपॉर्चुनिटी है। काफी टाइम से स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, आप देख ही सकते हैं, और लास्ट ईयर से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में रहा है। तो यह एक अपॉर्चुनिटी है, एज अ रिटेलर हम इसे ग्रैब कर सकते हैं। और ओवरऑल रिटर्न की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 39.35%, बहुत ज्यादा नहीं है 5 ईयर में, और 3 ईयर में 39.97%। लास्ट ईयर -12.7% निगेटिव में रहा लास्ट ईयर से, और लास्ट 3 मंथ में 12.96%। काफी अच्छा रिटर्न निकल के आया। तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज का सिग्नल भी हमें दे रहा है इस स्टॉक का फंडामेंटल। और की मैट्रिक्स को देखते हैं तो यहाँ पी रेशियो 20 का निकल के आ रहा है, 20.68। और बीटा की बात करें तो बीटा इसका -0.13 है। अब मान लीजिए कि बेंचमार्क इंडेक्स है, अगर वो 10% का रिटर्न दे रहा है पॉजिटिव, तो यह नेगेटिव -13 का रिटर्न दे सकता है। यह स्टॉक यह बेंचमार्क इंडेक्स के अपोजिट ट्रेड कर सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर बीटा नेगेटिव है तो यह अपोजिट चला जाएगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। इसकी फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल में अगर इनकम देखा जाए तो इनकम 1.91% इंक्रीज हुई है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, और प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो लगभग 400 करोड़ के अराउंड यहाँ पर इंक्रीज होके इनकम आई है। 23,645 करोड़ यहाँ पर इनकम है। कंपेयर करें अगर प्रीवियस ईयर से तो यहाँ पर 23,263.50 करोड़ की इनकम हुई है। तो 400 करोड़ इनकम इंक्रीज हुई है इस कंपनी की। और एक्सपेंस की बात करें तो 2.31% इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, और प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो 400 करोड़ के करीबन यहाँ पर एक्सपेंस भी इंक्रीज होके आए हैं अगर इसे हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर 3,246 करोड़ है। इसमें एक फॉल देखने को मिला है -2.53% का अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉल है इसमें कमी देखने को मिली है। प्रीवियस क्वार्टर में -6.70% इसमें फॉल देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं यह रिकवरी मोड पे है। और प्रीवियस ईयर से अगर कंपेयर किया जाए प्रॉफिट को तो प्रीवियस ईयर के लगभग बराबर प्रॉफिट है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.73% और लास्ट क्वार्टर में 14.35 करोड़। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ कम देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल असेट ग्रोथ यहाँ पर निकल के आ गई है 11.67%। यह अच्छी बात है, टोटल असेट में ग्रोथ हुई है। लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है 13.67%, और इक्विटी की ग्रोथ यह मेन है 10.59%। असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल इक्विटी, तो 10.59% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है विप्रो लिमिटेड के स्टॉक में। करंट रेशियो 2.72% है, यह भी प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हुआ है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.20, तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है इस कंपनी पे। तो ओवरऑल बैलेंस शीट देख के तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 16,942.60 करोड़, प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा कम आया है। और नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्होंने इन्वेस्ट किया है 8,073 करोड़ रुपए। प्रीवियस ईयर में 1,168 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चाहे लोन की ईएमआई दी हो या फिर डिविडेंड दिया हो इन्वेस्टर्स
इन्वेस्टर्स को, तो उसमें 6,396.30 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं। और नेट कैश फ्लो, अब बात करते हैं नेट कैश फ्लो की, तो नेट कैश इनका बढ़ के आ रहा है 2,502.30 करोड़। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो प्रीवियस ईयर में 509 करोड़ रुपए थे। और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,197.40 करोड़, 25.98% इंक्रीज होके आ रहा है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो। यह एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब बात करते हैं रेशियोज की। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.94%, कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो 14.81%, थोड़ा सा इंक्रीज होके आया है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है, दोनों ने 50-50 रुपीज लगा के 100 रुपीज इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट जनरेट किए 10 रुपीज का, तो 10% का रिटर्न आया, ओवरऑल कैपिटल पे 10% का रिटर्न आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50-50 था। तो जो ओवरऑल रिटर्न निकल के आया वो हो गया टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो 10 रुपीज का आपको प्रॉफिट आया 10% का, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए कि 50-50 रुपीज इन्वेस्ट किया है तो एक एक को मिलेगा 5-5 रुपीज, तो हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना इक्विटी थी उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट मिला। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.03% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 17.86% था, तो यह भी इंक्रीज होके आया है। रिटर्न ऑन असेट, असेट पे रिटर्न 10.24%, प्रीवियस ईयर से यह भी इंक्रीज होके आया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, काफी पैसा इनको इंटरेस्ट देने के लिए इनके पास असेट टर्नओवर रेशियो 0.73, प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 20.92 का है और प्रीवियस ईयर में 22.73 का है। तो इसका सीधा सा मतलब कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में ये स्टॉक काफी सस्ता हुआ है। प्रीवियस ईयर में 1 रुपए की अर्निंग के लिए 22.73 हमें देना पड़ रहा था, अभी यहाँ 1 रुपए की अर्निंग के लिए 20.92 रुपीज देने पड़ रहे। तो ओवरऑल ये स्टॉक सस्ता हुआ है कंपेयर करें अगर प्रीवियस ईयर से तो। और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.33 और कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से 3.37, तो इससे कम निकल के आ रहा है। मतलब इस ईयर में आपको दिखा रहा है पी रेशियो हो या प्राइस टू बुक वैल्यू, दोनों दिखा रहे हैं कि स्टॉक सस्ता हुआ है अगर हम इसे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। ये तो हो गया फाइनेंशियल। अब आगे बात करते हैं, इसका कंपेयर करते हैं इसके पीर ग्रुप से। तो यहाँ आप देखेंगे हमने 4 कंपनीज ली हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल। और इन सभी में अगर हम लास्ट 1 ईयर से देखें तो विप्रो की जो परफॉर्मेंस है वो सेकंड नंबर पे है लास्ट 1 ईयर से, और लास्ट 6 मंथ से देखा जाए तो भी विप्रो सेकंड नंबर पे परफॉर्म कर रही है। इन्फोसिस ईयरली टाइम फ्रेम पे भी और 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी नंबर 1 पे है। और अगर इसे हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर कर दें 3 मंथ पे, तो 3 मंथ पे भी विप्रो की परफॉर्मेंस खराब हो गई, 4th रैंकिंग पे चली गई। और लास्ट 1 मंथ से देखा जाए तो विप्रो टॉप पे आ गई, मतलब परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है इस कंपनी की, आप कह सकते हैं। चार्ट को देख के तो यही लग रहा है अगर इसे हम कंपेयर करें इसकी पैरेलल कंपनी से। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कोई चेंज देखने को मिला है या नहीं, तो यहाँ पर कोई भी चेंज बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिला है। 72.65% प्रमोटर्स के पास है इस स्टॉक का, और एफएफआईज के पास है 8.45%, डीआईज के पास है 7.85% और अदर्स के पास है 11.04%। बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस स्टॉक में। म्यूचुअल फंड ओनरशिप की कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट तो बहुत ने किया है बट जो मेजर है उनको मैं बता देता हूँ। कोटक मिड कैप ने इन्वेस्ट किया 941.48 करोड़, टोटल एएमयू का 1.56%, टाटा डिजिटल 818.14 करोड़, टोटल एएमयू का 6.77% इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है टाटा ने। आईसीआईसीआई ने इन्वेस्ट किया है 758.71 करोड़, टोटल एएमयू का 4.87%, तो काफी ज्यादा इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है इस स्टॉक में। तो ओवरऑल फंडामेंटल से कोई दिक्कत तो नहीं दिखने को लग रही है। अब चार्ट जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो फिर यहाँ से हमें अपसाइड मूव मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल पूरा इस स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। आपको कैसी लगी एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस स्टॉक को मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैक करता हूं। अगर आप नेक्स्ट अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं नेक्स्ट